हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आई एग्जाम बी। तो गाइज आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। गाइज आप सबको बता दूं, ये जो आपका एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है ये आपका सिंपली ईपीएफओ एपीएफसी की पोस्ट में ही मेंशन है। अगर आप ईओ एंड एओ की तैयारी करो तो उसमें ये टॉपिक मेंशन नहीं है। ये जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है ये आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के साथ साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। इसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, माई सेल्फ ईशान गुप्ता, इधर मैं आपको ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पार्ट के साथ साथ एलिमेंट्री स्टैट्स टॉपिक कवर अप करवाने आया हूं। और साथ में जो आज हमारा मेन कंपोनेंट, मेन टॉपिक जानने वाला है इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उधर से चेक कर सकते हो। आपको बता दूं, एक कंप्लीट कोर्स अगर आपका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी आपके पास 35 टू 40 डेज है, आप आसानी से इसको कवर अप कर सकते हो। सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम के बाद इंटरव्यू है। तो प्रॉपरली अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को हमारे कोर्स में एनरोल कर ले, जहां पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली, एक्सपीरियंस फैकल्टी इधर आपको पढ़ाने वाले ईच एंड एवरी टॉपिक। जिसमें आपको बता दूं, अब 20 मॉक टेस्ट भी नहीं है, हम 25 आपको फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें, जिसमें से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, 4000 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन टेस्ट के जरिए, वीडियो लेसन रहते हैं, लाइव लेक्चर्स रहते हैं, हर वीकली आपका लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, स्टडी नोट्स रहते हैं, कोई भी आपके डाउट होते हैं हम उधर आपकी फोन कॉल्स पे आपको उसके रिप्लाई भी देते हैं। तो गैस अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हो, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से बाय कर सकते हो। और आप सबको बता दूं, आप कोड वर्ड यूज कर लेना आईजी क्लासेस, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अराउंड 25 टू 2600 के बीच में आपको ये कंप्लीट कोर्स पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा। तो गैस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से जल्दी से लॉग इन कर ले। बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज स्टैट्स। आपको याद होगा आपका 8 9 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, टेली मार्क्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत याद होगा, वो ऐसे लाइंस टाइम आते थे। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैट्स। मीन मीडियन मोड, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैट्स। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ करेंगे, उसके आने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे। लेकिन आज आपको प्रॉपर्ली स्टैटिस्टिक्स का एक प्रोसेस बताना। क्या होता है प्रोसेस? आप सबने सेंसिस के बारे में सुना होगा, जो हर 10 साल बाद होती है। लास्ट सेंसिस हमारे कब हुए थे सर? 2011 में। अब ये भी एक तरह से स्टैट्स का ही हिस्सा था। ये स्टैट्स का कैसे हिस्सा था सर? आपको मैं बता दूं, डेट होता क्या सेंसिस में, सबसे पहला टास्क हमारा होता है डेट कलेक्ट करो डाटा। वो क्या करते हैं सर? हमारे घर घर आए, हमसे पूछा, अच्छा आपकी फैमिली में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, आपकी इनकम कितनी है, कितने बच्चे हैं आपके इधर घर पे, और भी जो फर्दर इंफॉर्मेशन डेमोग्राफी के रिलेटेड थी, उन्होंने सब कुछ पूछा। उसके बाद उन्होंने उस डेटा को क्या किया? ऑर्गेनाइज वे में लगाया। ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्होंने कुछ ग्राफिकल पैटर्न्स में, आप कह सकते हो, किसी के बार चार्ट बना दिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बता दिया कि जे में इतने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, दिल्ली में इतने मेल्स है, इतने फीमेल्स है, यूपी में इतने मेल्स एंड फीमेल्स है, इतने एज ग्रुप के पर्सन है, वगैरह वगैरह, उसके प्रेजेंटेशन की। फिर उन्होंने डेटा को किया एनालाइज। क्या किया उन्होंने? डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने देखा यार, जो लड़कियों की संख्या है दैट जो 940, आई थिंक सो 940 है फॉर 1000 मेल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। और भी जो उन्होंने स्टडीज की, उन्होंने स्टडी किया जो हमारा लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ी पढ़ाई की ओर जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना है, तो उधर से ये चीज एनालाइज की गई। और साथ में एट द एंड उसको इंटरप्रिटेट किया गया ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये 5 स्टेप होते हैं इन एवरी स्टैटिस्टिक्स। तो सेंसस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी सेंसस की, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हाउ टू कलेक्ट डेटा। डेटा को आप कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो, इसके कितने सोर्सेज हैं। तो आप सबको बता दूं, दो तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट सोर्स आपका रहता है दैट इज प्राइमरी डेटा। फर्स्ट सोर्स क्या है? दैट इज प्राइमरी डेटा। और सेकंड सोर्स आपका रहता है दैट इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा भी बोला जाता है, कि जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी को सेकंड हैंड डेटा भी बोलते हैं। मतलब कि जो पहले का एग्जिस्ट करता है डेटा, आप वो खुद कलेक्ट नहीं कर रहे हो,
आपने मे बी किसी पब्लिश सोर्स से या अनपब्लिश सोर्स से उनसे बोरो किया है वो मटेरियल, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा, दैट इज योर सेकेंड हैंड डेटा। तो चलो इसको पढ़ते हैं हम डीपली। बात करते हैं गाइस सबसे पहले प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज द रॉ डेटा, इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट हैंड सोर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेस एंड ऑब्जर्वेशंस। कहता है प्राइमरी डेटा ये है जो पहली बार आप कलेक्ट करें, फर्स्ट टाइम, वो अभी तक मार्केट में इसका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, मार्केट में इसका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक वाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सेंसस 2011 के, सेंसस 2011 की अगर हम बात करें, जब 2011 में सेंसस हुए तो उसमें क्या था, क्या गवर्नमेंट ने किसी और से डेटा लिया? नहीं, उन्होंने अपने इंसान एक तरह से अपने एम्प्लॉयज को एक तरह से हायर किया था और वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और दैट इज योर फर्स्ट हैंड। घर घर जा रहे थे, सबसे पूछे थे ऐसा 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 एंड सो ऑन। उन्होंने कोई अखबार से इंफॉर्मेशन नहीं ली, उन्होंने किसी मैगजीन से इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से पूछा, फर्स्ट हैंड डेटा था, उसके नाम इसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मेथड डायरेक्ट मेथड, फिर इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चनियर, लोकल कॉरस्पॉन्डेंस, एनुमरेशन मेथड। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या कहता है। एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड वो प्राइमरी डेटा का सोर्स है, जरिया है, मेथड है, जिसके थ्रू जो एक तरह से इन्वेस्टिगेटर है, एक तरह से इन्वेस्टिगेटर है, वो पर्सनली मीट करता है, वो पर्सनली जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, रिस्पोंडेंट है जो, उसके पास पर्सनली कांटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मतलब कि एज द नेम सेज, the investigator himself goes to the field and meets the respondent and gets the required information. In this method, the investigator personally interviews the respondent either directly or through phone or through any electronic media. This method is suitable when the scope of investigation is small and greater accuracy is needed. मतलब कि आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंफॉर्मेशन, आपको ना स्कूल में टास्क दिया गया, आपको टास्क क्या दिया गया, आपने अपने मोहल्ले का डेटा लाना है, आपने पता करना है कि आपके मोहल्ले में कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है। तो आपने क्या किया, आप हर घर घर गए, हाउस नंबर 1 में गए, हाउस नंबर 2 में गए, हाउस नंबर 3 में गए, हर एक घर में गए और सबसे फेस टू फेस आपने पूछा, सर आपके घर में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, सर आपके घर में कितने एज ग्रुप के पीपल्स हैं, सर कितने यंग हैं, कितने ओल्ड है, एंड सो ऑन। दैट इज योर डायरेक्ट मेथड, जब आप डायरेक्टली उनसे मिलने। अब यही कहता है आप उनसे डायरेक्टली मीटअप भी कर सकते हो या आप उनसे फोन कॉल पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्ट मेथड है। मतलब कि सिंपली जब एक इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट के बीच में फेस टू फेस आपका एक तरह से इंटरेक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। मेरिट कहता है इसमें एक्यूरेसी रहती है, ऑब्वियस बात है, आप जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो सही डेटा देगा, किसी दूसरे बंदे से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। दूसरा, ये सूटेबल तब है जब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट, और ये तब भी सूटेबल रहता है जब आप रिस्पोंडेंट के अनुसार इसको चेंजेस भी ला सकते हो इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए तो एक उधर इंसान था, उसे हिंदी समझ नहीं आती थी, उसे इंग्लिश समझ आती थी, तो आप उसको मे बी इंग्लिश में बोल सकते हो, तो उधर ये इंपॉर्टेंट रहता है। लिमिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंस की लिमिटेशन ये रहती है दैट दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। यार हर एक घर पे जाना, पहले तो पैसा भी लगेगा ट्रैवलिंग का या और भी, दूसरी चीज टाइम भी लगेगा, तो ये एक्सपेंसिव रहता है। दूसरा, देयर इज अ चांसेस ऑफ पर्सनल बायसनेस। बायसनेस होता है पार्शलिटी, बायसनेस क्या होता है सर, पार्शलिटी। अब ऑब्वियस बात है, आप अपने मोहल्ले में इंफॉर्मेशन ले जा रहे हो, आपका जो साथ वाला ग्वांडी है ना, उसके साथ आपकी बड़ी दुश्मनी है। उसने क्या बोला, उसने बोला सर मेरी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए। आप उसे खुद तक निकालने के लिए आपने क्या किया, उसकी एनुअल इनकम लिख के आगे 1 करोड़ रुपया, ताकि उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए। समझ रहे हो? तो दैट इज ए पार्शलिटी। आप कईयों के साथ पार्शलिटी कर सकते हो, कईयों के साथ खुद तक निकाल सकते हो, तो इसमें आपकी पार्शलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन वही टेलीफोन इंटरव्यू, इसी में आ गया। बात करते हैं दैट योर इंटरेक्ट मेथड। इंटरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली मीट नहीं करते, डायरेक्टली मीट
नहीं करते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, द indirect method is used in cases where it is delicate or difficult to get the information from the respondent due to willingness or indifference. The information about the respondent is collectively by interviewing the third party who knows the respondent well. अब देखो indirect method में क्या होता है, जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट के पास नहीं जाता, वो रिस्पोंडेंट के पास नहीं जाता, वो किसके पास जाता है सर, कोई थर्ड पार्टी के पास जाता है, जिसको आप सोचो इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन है। इसकी एक लाइव एग्जांपल देता हूं, दैट मैरिज प्रपोजल्स, आपको पता होगा मैरिज प्रपोजल्स कैसे होता है, मैक्सिमम यही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की वाले हैं, तो उन्होंने पता करना है कि हाँ लड़के का करेक्टर कैसा है, कैसा उसका जो भी है सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले वो मैरिज प्रपोजल आगे रखने से पहले वो क्या करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं। वो जहां भी काम करता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई शॉप है, तो उसके बाजार के जितने भी लोग होंगे उनसे पूछेंगे कि हाँ इसका कितना काम है, ये नेचर वाइज कैसा है, कोई ऐप तो नहीं है इसमें, एंड सो ऑन। तो दैट इज योर इंटरेक्ट मेथड। उन्होंने लड़के से डायरेक्टली तो नहीं पूछा पहले, वो डायरेक्टली लड़के से जाके थोड़ी पूछेंगे सर आप कितना कमा लेते हो, सर ये वगैरह वगैरह। तो वो सिंपली क्या करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं जिनको लगता है कि इसकी इंफॉर्मेशन होगी। मे बी इसके किसी रिश्तेदार से पूछेंगे वो लड़का कैसा है, अच्छा तुम उसके साथ पढ़े हो तो वो कैसा है, एंड सो ऑन। दैट इज आप कह सकते हो इनडायरेक्ट मेथड। और भी है जैसे लाइक विटनेसेस इन कोर्ट, जो कोर्ट में विटनेसेस होते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये सब कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो फ्रॉम योर थर्ड पार्टी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चनियर मेथड, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनियर मेथड में क्या है, दैट इसमें आप क्वेश्चन फ्रेम कर देते हो और आप क्या करते हो, एक प्रॉपरली लॉजिकल वे में प्रिपेयर करते हो और वो एक तरह से सेंड करते हो और उधर से इंफॉर्मेशन मांगते हो, गैदर करते हो। हाँ बताइए, मे बी आपका नेम हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल आती है गूगल फॉर्म। आजकल आपने देखा होगा गूगल फॉर्म कितने चल रहे हैं, आपको भेज जाता है गूगल फॉर्म, सर ये फॉर्म फिल कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए। तो वो फीडबैक क्या है सर, क्वेश्चन ही होते हैं ना कि हाँ आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, आप कितना रेटिंग करेंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो दैट इज क्वेश्चन मेथड में होता है, याद रखना क्वेश्चंस होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक गुड क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। कहता है वर्डिंग मस्ट बी क्लियर एंड रेलेवेंट टू द स्टडी, जो वर्डिंग होती है वो क्लियर होनी चाहिए और जो जिसके रिलेटेड आप गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन उसके रेलिवेंट ही होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू आंसर द क्वेश्चंस टू बी कंसिडर्ड, तो आपने ये चीज भी देखनी है, जो आपने क्वेश्चन बनाया है जिस रिस्पोंडेंट के लिए, क्या उसको आंसर देने में वो विलिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कोई अंग्रेज है, उसे हिंदी आती नहीं है और आप उसे क्वेश्चन पूछो हिंदी में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू आंसर। तो आप कोशिश करो उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही सेट करो, समझ रहे हो। नेक्स्ट वन, अवॉइड जॉर्गन्स। जॉर्गन्स क्या होता है कि आपने एक तरह से टेक्निकल वर्ड्स इन यूज करने। फॉर एग्जांपल यू आर ए साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट बंदों के पास कितने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि हम आम इंसान नहीं समझ पाते। तो अगर आप वैसे वैसे वर्ड्स यूज करोगे तो हम अपना एक तरह से आप कह सकते हो इंटरेस्ट खो देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉर्गन्स यूज नहीं करो। नेसेसरी क्वेश्चन ही पूछो और लेंथी नहीं होनी चाहिए, लेंथी नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि नाम आप बीच में पूछो, कभी एज आपने एंड में जाके पूछ ली, पेरेंट एज स्टार्टिंग में पूछ ली। तो एक प्रॉपरली लॉजिक वे में होता है क्वेश्चन है। उनकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। और मेन चीज जिससे लोग कतराते हैं, अगर तो बाय चांस बीच में कैलकुलेशन हुई, वो खो देंगे अपना इंटरेस्ट और उधर से दबा देंगे बैक बटन और वो आपको आंसर ही नहीं देंगे। तो कैलकुलेशंस को भी आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। और जो आपका ये क्वेश्चन होगा उसको आपने क्या करना है, कवरिंग में भेजना है उसको, उसमें श्योरिटी देनी है दैट डेटा विल बी कॉन्फिडेंशियल। आपका कोई भी डेटा एक तरह से आपका बाहर लीक नहीं किया जाएगा, ये डेटा हमारे पास ही रहेगा, कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के एक तरह से गाइडलाइंस रहती है कि एक गुड क्वेश्चन प्रिपेयर करने की। बाद में बात करते हैं लोकल रिस्पोंडेंट मेथड। इसकी एक एग्जांपल आती है सीआईडी, आप सबने देखा होगा। सीआईडी में क्या होता था सर, उधर के जो लोकल पर्सन होते थे ना उनको वो हायर करके रखते थे।
और उनसे वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल एजेंट, जैसे पुलिस का ही काम आप देख सकते हो, पुलिस के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन उनके पास हो, तो वो क्या करते होता है कि लोकल लोग उनको पहले का ही हायर करके रखा होता है और उनको कुछ ना कुछ अमाउंट देते रहते हैं वो, तो उस लोकल एरिया की कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वो लोकल एजेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो दैट इज लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। नेक्स्ट वन इज योर एन्यूमरेशन मेथड। एन्यूमरेशन मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एन्यूमरेटर होता है एक पर्सन जिसको हम प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं। एन्यूमरेटर एक होता है जिसको हम ट्रेन करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, उसको सिखाएंगे कि किस तरह से तुमने क्वेश्चंस पूछने हैं। एन्यूमरेटर मेथड में याद रखना, इंफॉर्मेशन जो है एन्यूमरेटर, एक तरह से जो क्वेश्चन है ना वो एन्यूमरेटर फिल करता है। सेम ये क्वेश्चन की तरह होता है, फर्क ये है क्वेश्चन में जो होता है ना फिल कौन करता है सर, एक तरह से रिस्पॉन्डेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं एन्यूमरेटर मेथड में, सर एन्यूमरेटर एक तरह से फिल करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है सेंसिस का, सेंसिस कैसे होता है, आपके घर में सर एक एन्यूमरेटर आता है, आपसे पूछता है कितनी एज है आपकी, वो अपने लैपटॉप में या जो भी छोटे पीसीज लाए होते हैं, ठीक है, पाम टॉप लाए होते हैं, जो भी लाए होते हैं उसमें वो फिल करते रहते हैं। आपको कुछ भी खुद फिल नहीं करना होता, आपने सिंपली उनको बोलना होता है। तो ये एन्यूमरेटर मेथड है। तो याद रखना दैट एन्यूमरेटर मेथड में सिंपली एक पर्सन रहता है एन्यूमरेटर, वो रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन फिल करता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं। देखो सेकेंडरी डेटा आपको मैंने बताया, सेकेंड हैंड डेटा बताया, ये ऐसा डेटा है जो पहले का एग्जिस्ट करता है, जो पहले का सर एग्जिस्ट करता है। मे बी ये किसी ने पहले का एक तरह से ना इस इंफॉर्मेशन को गैदर किया होता है, ये पहले का इंफॉर्मेशन गैदर की होती है। अब बात होती है सेकेंडरी डेटा की। तो सेकेंडरी डेटा के याद रखना दो तरह के डेटा होते हैं, एक पब्लिश्ड एक अनपब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश नाम से वजह है वो डेटा जो पब्लिश हो चुका हुआ है, अनपब्लिश वो होता है जो अनपब्लिश्ड है, जो अभी तक पब्लिश नहीं किया। पब्लिश डेटा में आपका हो गया डेट जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ वो डेटा है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, या न्यूज़पेपर में कुछ भी छपता है, आपने उस चीज से कोई डेटा कलेक्ट किया, डेट इज सेकेंडरी डेटा। आपने वो खुद तो नहीं कलेक्ट किया ना, नहीं किया। बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नेट पे सर्च कर सकते हो सर टाटा कंपनी की बैलेंस शीट, आपको वो भी मिल जाएगी, आपको टाटा कंपनी की बैलेंस शीट भी मिल जाएगी, दैट इज द सेकेंडरी डेटा। क्या आपने उसकी बैलेंस शीट खुद इकट्ठी की, खुद प्रिपेयर की? नहीं सर, हमने सिंपली टाटा कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की होगी, तो हम उधर से गैदर कर लेंगे। मैंने आपको बोला कि आपको ना स्कूल में एक तरह से टास्क दिया गया, आपने बताना है हमारे देश में कितनी फीमेल्स और कितनी मेल्स, आपने वो बताना। क्या आपके लिए, एक आम इंसान के लिए पॉसिबल होगा कि वो इतना इंफॉर्मेशन गैदर कर सके हर एक एक घर में जाए पूरे इंडिया में? तो इसमें सिंपली क्या था, आपने इंटरनेट में सर्च करना है व्हाट इज द सेक्स रेशियो, तो आप सिंपली उधर से गैदर कर सकते हो आपकी इंफॉर्मेशन कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, दैट इज पब्लिश डेटा। वो आपका डेटा क्या है, पब्लिश्ड है, और आपने उधर से इंफॉर्मेशन दे दी टीचर को। अनपब्लिश डेटा हो गया, लाइकवाइज वो पब्लिश नहीं है लेकिन मे भी कुछ कॉन्फिडेंशियल में एक तरह से पड़ा हुआ, लाइकवाइज डायरी, डायरी होती है ना, पर्सनल्स होती है डायरी, तो आपने उधर से कोई डेटा ले लिया, लेटर्स होगी, ठीक है, ये बायोग्राफीज होगी, तो ये सब कुछ कुछ अनपब्लिश डेटा है। बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा। आप सबको मैंने बता दिया, अगर आपको ऑथेंटिक डाटा चाहिए, अप टू डेट डाटा चाहिए, तो बेस्ट कौन सा रहता है सर, दैट इज योर प्राइमरी डेटा रहता है, स्पेसिफिक रहता है तो आपको प्राइमरी डेटा रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा इज नॉट कॉस्टली, सेकेंडरी डेटा की बात करें, अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनना है, ठीक है, अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनना है तो आपका सेकेंडरी डेटा इज द बेस्ट। आपने अगर कन्वीनियंट बनाना है इंडिविजुअल टू परफॉर्म कैंडिडेट स्टडी, इट डज नॉट टेक टू मच टाइम, टाइम भी इसमें कम लगता है। तो ये सब कुछ इसके कुछ एडवांटेजेस है प्राइमरी सेकेंडरी। अब ये देख लीजिए लिमिटेशंस, तो आप सबको पता है सबसे बड़ा लिमिटेशन प्राइमरी का यही है कि दीज आर एक्सपेंसिव, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, तो उसके कारण सेकेंडरी डेटा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी डेटा में बी इनएक्यूरेट। अब देखो 2011 का अगर मैं सेंसस लेता हूं, अभी चल रहा है 2023, क्या सही है वो इंफॉर्मेशन? वो तो गलत है यार।
इस टाइम पे मैं बोलूं फीमेल्स की संख्या बढ़ चुकी है 2011 के मुकाबले, तो दैट इज इनएक्यूरेट और इरेलीवेंट। ठीक है, तो यही थे कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एनुमरेशन मेथड क्या होता है, क्वेश्चन मेथड क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। होप सो समझ आ गई होगी। तो गाइस यही था आज का हमारा लेक्चर। तो आप सबको जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको अगर एक कंप्लीट कोर्स चाहिए जो कंप्लीट सेंस में आपको गाइड कर देगा, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना आसान कर देगा, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एक नॉमिनल सी फीस अब है, सिंपली आप कह सकते हो, तो उसमें आपको कंप्लीट कोर्स कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, जिसमें आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एक तरह से सेक्शनल टेस्ट रहते हैं। हर एक टेस्ट के आपको मैं बता दूं, हर एक वीडियो के बाद आपको एक तरह से टेस्ट मिलता है, तो वो चीज आप अपने आप उधर चेक कर सकते हो। तो गाइस आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।